तो आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक मोनोप्रोटिक एसिड। यानी किसी एक सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा हुआ है और कोई एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड पड़ा हुआ है, दोनों ही पड़े हुए हैं। तो उस सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक सॉल्यूशन है जिसमें कि C1 मोलर HCl है और उसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है C2 मोलर एसिटिक एसिड। इसका सॉल्यूशन है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे पता चला? पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो जाता है कि HCl H2SO4 HClO4 HI HBr HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिटिक एसिड एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है। ये कैसे पता चला कि वीक है? पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो गया कि जनरली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, एक ही H+ देगा, इसलिए मोनोप्रोटिक वीक एसिड है। अब दोनों को मिला करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें कि दोनों की मोलारिटी दी हुई है। अब इसका पीएच का वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई कैसे करोगे। ये जो HCl है ना, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% टूट जाएगा। देखो एक ही लाइन लिखा है, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा, 100% टूट जाता है, इसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर HCl C1 था तो 100% ये टूट करके यहाँ से H+ जो मिलेगा उसका मोलारिटी C1 होगा। अब एसिटिक एसिड की बात करते हैं। इसका जो रिएक्शन है रिवर्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि वीक है, बहुत कम ही डिसोसिएट करेगा, मैक्सिमम पार्ट इसका अनडिसोसिएटेड ही रहेगा। किसमें टूटेगा? तो ये टूट जाएगा H+ और एसिटेट आयन में, ऐसे टूट गया। मान लो ये अकेला अगर वाटर में पड़ा हुआ रहता तो इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली कैसे लिखते थे? कोई भी एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड है तो उसका कंसंट्रेशन अगर C है, जो कि यहाँ पर C2 है, 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कितना होता? C2 अल्फा। और ये कितना होता? C2 अल्फा। मतलब ये जो हम लोग लिखते थे, कब लिखते थे? तब लिखते थे जबकि ये अकेला ही वाटर में पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है वो पड़ा हुआ है HCl के सॉल्यूशन में, जहां से कि HCl से भी H+ आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से H+ का जो अमाउंट आएगा बहुत ज्यादा आएगा। तो ये जो H+ है HCl वाला, ये एसिटिक एसिड के लिए भी कॉमन आएगा। यानी कॉमन आयन के प्रेजेंस में बेसिकली ये जो H+ HCl से आया एसिटिक एसिड के लिए एक प्रोडक्ट हो गया। तो एक प्रोडक्ट को ऐड करने पर जो कि कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, अल्फा का मान और भी घट जाएगा। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो बेचारा ऐसे ही ये बहुत वीक एसिड है, गरीब एसिड है, और स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में महागरीब हो जाएगा। यानी अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। तो जो भी H+ आने वाला है वो HCl से ही आएगा। तो टोटल H+ लिखते हैं इक्विलिब्रियम में ना, तो C2 अल्फा जो आया एसिटिक एसिड से और जो C1 आया HCl से, दोनों को ऐड कर दिया। किसी भी एक सॉल्यूशन में कोई एक स्पेसिस है तो उसका कंसंट्रेशन हर रिएक्शन में बराबर होगा। तो यहाँ पर भी H+ के लिए क्या करोगे? इसमें जोड़ दोगे। जो एसिटिक एसिड से H+ आया, कितना आया? C2 अल्फा। अब हम क्या कह रहे हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये जो एसिटिक एसिड होगा ना के बराबर डिसोसिएट करेगा। एसिटिक एसिड का
डिसोसिएशन ना के बराबर होगा। ऐसे ही गरीब था, कॉमन आयन के प्रेजेंस में महागरीब हो गया। यानी कि ये जो 1 माइनस अल्फा है इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का होगा C2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। और ये जो C1 प्लस C2 अल्फा हम लिख रहे हैं, यदि C1 और C2 कंपेरेबल है, कॉन्सेंट्रेशन HCl का और एसिटिक एसिड का आसपास है, तो C2 अल्फा को C1 के रिस्पेक्ट में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट इज नेग्लेक्टेड। यानी जो भी H प्लस आ रहा है वो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आ रहा है, यानी कि C1 के बराबर ही आएगा। मतलब सॉल्यूशन ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि सॉल्यूशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही पड़ा हुआ है और एसिटिक एसिड से H प्लस ना के बराबर आ रहा है कि नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक वाला, यदि आपके पास दोनों सॉल्यूशन का मिक्सचर है तो वीक वाला ना के बराबर डिसोसिएट करता है। जो भी H प्लस आएगा वो स्ट्रॉन्ग से ही आएगा, वीक से लगभग ना के बराबर आएगा। थोड़ा ध्यान ये भी रखना है कि जो मोलारिटी होगा दोनों एसिड का कंपेरेबल होगा, यानी C1 और C2 का वैल्यू आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब हम K का वैल्यू लिख सकते हैं। किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज H प्लस का मोलारिटी कितना है? C1 है, मल्टीप्लाइड बाय एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन C2 अल्फा है, एंड डिवाइड बाय एसिटिक एसिड अप्रोक्सीमेटली C2 है। तो ये C2 आपस में कैंसिल होकर के K का जो वैल्यू है C1 अल्फा के बराबर आ जाएगा। और यहां से हम अल्फा का वैल्यू, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का वैल्यू एसिटिक एसिड का निकाल सकते हैं, K एंड डिवाइड बाय C1। और H प्लस का जो टोटल कंसंट्रेशन है दोनों को जोड़ने पर ये वैल्यू C1 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि C2 अल्फा नेग्लिजिबली स्मॉल आ रहा है। ये C1 प्लस C2 अल्फा है क्या? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज नथिंग बट मोलारिटी ऑफ H प्लस, जो कि अप्रोक्सीमेटली C1 के बराबर ही रहा। H प्लस आ गया तो pH का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और अगर कोई कहे कि एसिटेट आयन का मोलारिटी भी बताओ, जो कि एनाइन है, ये किसके बराबर? C2 अल्फा के बराबर। C2 अल्फा, अब अल्फा आपको पता है, अभी डिराइव किए हो, K एंड डिवाइड बाय C1। इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके हम एसिटेट आयन का मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला सब याद कर लें? नहीं, इसमें कोई भी फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे किसका C1 था किसका C2 था। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर दो एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग वाला दूसरा वीक वाला, और दोनों का मोलारिटी कंपेरेबल है, मतलब आसपास है, तो वीक वाला से H प्लस ना के बराबर आता है, जो भी आता है वो स्ट्रॉन्ग वाले से ही आता है। पूरा सॉल्यूशन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही उसमें प्रेजेंस है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन वही होगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। तो पीएच यहां से निकाल सकते हैं। समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट pH molarity of CH3COO minus in a solution which contains 0.1 molar HCl and 0.1 molar acetic acid
जिसका के का वैल्यू दे दिया 10⁻⁻5। देखें कि सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है। एक HCl है जिसकी मोलरिटी दे दिया, तो पहचाना कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, SA स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिटिक एसिड है जो कि पढ़ते पढ़ते ज्ञान हो गया कि ये एक वीक एसिड होता है, WA वीक एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक मोनोप्रोटिक एसिड का मिक्सचर है। सर यदि हमें ज्ञान नहीं हुआ कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, या कोई ऐसा एसिड दिया जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कैसे पहचानेंगे? देखो, जिस एसिड या बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है वो वीक होगा, और जिसका नहीं दिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसे भी पहचान लेते हैं। अब इसके लिए कोई फार्मूला नहीं रटना था, अभी सिखाया कि ये जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, वो 100% टूट जाएगा किसमें? H+ में। Cl- भी लिख सकते हैं, हालांकि इसके मोलरिटी की जरूरत नहीं है। तो HCl यदि 0.1 है तो H+ भी कितना होगा? 0.1 ही होगा। और अभी सिखाया कि जो भी H+ आएगा स्ट्रॉन्ग वाले से ही आएगा, वीक वाला से ना के बराबर आएगा। इसको भी लिख के देखते हैं। ये टूटता तो किस में जाता? H+ में और एसीटेट आयन में। इसकी मोलरिटी 0.1 है, 1 माइनस अल्फा, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे ही लिख रहे हैं। ये कितना होता? 0.1 अल्फा, और ये भी होता 0.1 अल्फा। अब H+ दोनों जगह एक दूसरे को बराबर करने के लिए जो H+ HCl से आया और एसिटिक एसिड से आया, दोनों को एक दूसरे में जोड़ देते हैं, ये टोटल H+ हो जाएगा। इसमें भी 0.1 जोड़ दिया जो कि एसिटिक एसिड से आया। अभी क्या सिखाया था? ये जो वीक वाला से आया नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये जो है 0.1 अल्फा, दिस विल बी नेग्लेक्टेड। यानी ये 0.1 मोलर हो जाएगा, ये 0.1 मोलर हो गया। अल्फा एक के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो गया तो 0.1 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछता है कि पीएच बताओ, तो H+ की मोलरिटी मिल गई। वही सिद्धांत, वही कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे हैं, याद रखना है। जो भी आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, यानी HCl से ही आ रहा 0.1, 10⁻⁻1 मोलर। तो पीएच का वैल्यू माइनस लॉग H+ करोगे तो 1 के बराबर आ गया। पीएच का वैल्यू तुमको मिल गया, एक आंसर आ गया। और क्या पूछता है? एसीटेट आयन की मोलरिटी, इसकी मोलरिटी 0.1 अल्फा है, जिसके लिए हमें अल्फा निकालना पड़ेगा, या डायरेक्ट ही लिख सकते हो। देखो, हमको के का वैल्यू लिखना है तो के इक्वल टू व्हाट? के इक्वल टू H+ का कंसंट्रेशन जो कि 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाई एसीटेट आयन की जो मोलरिटी, यही पूछता है। इसको इसी फॉर्म में रहने दो, एसीटेट आयन की मोलरिटी ये हमको नहीं पता, एंड डिवाइड बाई एसिटिक एसिड जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.1 कर दिया। तो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के के बराबर, और के का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 10⁻⁻5। तो एसीटेट आयन की जो मोलरिटी है वो आपको मिल गई 10⁻⁻5 मोलर। क्या यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा का वैल्यू? बिल्कुल, 0.1 अल्फा, ये भी एक आंसर हो गया। सो दिस इज आंसर। लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में अल्फा ही पूछता कि एसिटिक एसिड का अल्फा का वैल्यू बताओ, तो 0.1 अल्फा जो कि एसीटेट आयन का मोलरिटी है वो 10⁻⁻5 के बराबर है। तो अल्फा मिल गया 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट pH of a solution containing 0.1 molar NaOH, इस बार बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड
0.1 मोलर NH4OH, इसका Kb का वैल्यू दे दिया, इट इज 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5। अब यहाँ पर दो बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैसे पता चला? पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो गया है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अमोनिया या NH4OH का दोनों में कोई फर्क नहीं, इसको NH3 भी लिखते हैं। NH3 पानी में डालने पर NH4OH हो जाता है, जो कि एक वीक बेस है, वीक बेस, WB, वीक बेस। कैसे पता चला? पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो गया। या नहीं भी पता तो अभी सिखाया था, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू दिया वो वीक है, जिसका नहीं दिया वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? अब आप लोग स्मार्ट हो गए, डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर सकते हो। सिर्फ आपको NH4OH ही लिखना है, जो कॉन्सेप्ट दिया वहां से इसको लगाओगे, टूटेगा, ये NH4 प्लस में जाएगा और OH माइनस में जाएगा, है कि नहीं? अगर इसका कॉन्स्टेंट 0.1 था, इसमें से 1 माइनस अल्फा किया तो इक्विलिब्रियम पर ये 0.1 अल्फा होगा, और ये भी 0.1 अल्फा होगा। लेकिन NaOH से भी आएगा OH माइनस, तो OH माइनस जो NaOH से आएगा वो कितना होगा? वो 0.1 के बराबर ही होगा। तो ये 0.1 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, टोटल OH माइनस इतना हो गया। तो अभी सिखाया कि जो भी आएगा वो स्ट्रॉन्ग वाले से ही आएगा, वीक वाला से जो OH माइनस आया निग्लिजिबली स्मॉल होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। कौन सा कारण है? कॉमन आयन इफेक्ट। एक तो गरीब था बेस, बहुत कम डिसोसिएट कर रहा था, और कॉमन आयन के प्रेजेंस में महागरीब होगा, यानी जो भी OH माइनस मिलने वाला स्ट्रॉन्ग से ही आएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 0.1 हो जाएगा। तो हमें तो पीएच निकालना है, तो OH माइनस की मोलरिटी मिल गई, कितना? 0.1, अर्थात 10 to the power -1। तो यहां से क्या मिल गया बच्चे? POH कितना? 1 के बराबर, माइनस लॉग OH माइनस। पूछता क्या है? पीएच। क्या सिखाया था? 14 में POH का वैल्यू को माइनस कर देना, 13, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर NH4 प्लस का मोलरिटी पूछता, ये पता, ये पता, Kb का वैल्यू पता, तो हम NH4 प्लस की मोलरिटी भी निकाल सकते, वहां से अल्फा भी निकाल सकते। कभी कभी ऐसा सोल्यूशन होता है इसमें कि दोनों ही वीक एसिड, दोनों ही वीक मोनोप्रोटिक एसिड पड़े हुए हैं, तो उसका पीएच का वैल्यू हम कैसे निकालें, वो भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा डाइप्रोटिक वीक एसिड है। डाइप्रोटिक वीक एसिड, ये तो मोनोप्रोटिक वीक एसिड था, लेकिन अगर डाइप्रोटिक वीक एसिड है तो उसका हम पीएच का वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस में पूछ चुका है आज से 2 साल पहले, देखोगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें कैलकुलेट करना है pH and molarity of sulfide ion in a solution which contains 0.1 molar HCl and 0.1 molar H2S, given Ka1 H2S का 10 to the power से -5 Ka2 of H2S, ऐसे लिखा रहता है। इट इज इक्वल टू 10 to the power -8। ये जो H2S है ना, ये डाइप्रोटिक वीक एसिड है, जिसका कि एक K का वैल्यू नहीं बल्कि 2 K का वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत सारा चीज है, देखोगे सब ध्यान से। दिस इज डाइप्रोटिक
और डाई बेसिक वीक एसिड। गरीब तो है ही है, लेकिन ये 2H प्लस देने वाला है, तो इसके 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होंगे। तो 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा, उसमें जब पहला H प्लस निकलेगा तो उसको हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 कहेंगे, और दूसरा H प्लस निकलेगा तो कहेंगे Ka2, सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S। तो देखो यार, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और दूसरा वीक डाइप्रोटिक एसिड है। तभी क्या सिखाया था कि जो भी H प्लस आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग वाले से। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वही सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि वीक और स्ट्रॉन्ग का मिक्सचर है एसिड का। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी H प्लस मिलने वाला है वो स्ट्रॉन्ग से ही आएगा। वह स्ट्रॉन्ग एसिड से ही आएगा। क्या कारण है? कारण सिखाया। कॉमन आयन के प्रेजेंस में वीक वाला ना के बराबर डिसोसिएट करता है। ऐसे वीक था, कॉमन आयन के प्रेजेंस में महा वीक हो जाता है। तो भाई देखो, HCl है, तो HCl से 100% H प्लस मिलेगा। तो अगर ये 0.1 था तो ये भी कितना हो गया? 0.1 हो गया। यानी H प्लस की मोलरिटी आपको मिल गई 10⁻⁻1। तो पीएच का वैल्यू तो हमको सोल्यूशन का यहीं से मिल गया, 1 के बराबर। एक आंसर हो गया। जो भी H प्लस आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग से ही आ रहा है, वीक से ना के बराबर आ रहा है। लेकिन अब हमको सल्फाइड आयन का मोलरिटी भी कैलकुलेट करना है, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक नहीं बल्कि 2 है। तो देखोगे, सब ध्यान से देखोगे कैसे इसको हम तोड़ के लिखते हैं। ये जो H2S है ना, H2S, ये 2 बार टूटेगा। पहला बार जब H प्लस पहला वाला देगा तो मिलेगा यहाँ पर HS माइनस आयन। तो इसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कहते हैं K1। इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻5। अभी जो HS माइनस है ना, इसमें अभी भी एक H प्लस बचा हुआ है, तो दूसरा H प्लस भी रिलीज करेगा, और फिर सल्फाइड आयन की मोलरिटी यहां से मिलेगी। जब दूसरा H प्लस इस HS माइनस ने निकाला तो H2S के अनुसार इसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S। इस H2S का ये फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट, और K2 सेकेंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये होगा 10⁻⁻8। अब क्या करना है कि दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दो। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन आएगा H2S का, ये HS माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक H प्लस नहीं बल्कि 2 H प्लस, डाइप्रोटिक है, 2 H प्लस दिया, और सल्फाइड आयन की मोलरिटी। तो अब इसके लिए Ka का वैल्यू क्या होगा? ओवरऑल Ka क्या होगा? देखो, कोई भी एक रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन को जोड़ के अगर मिलता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, जिन जिन रिएक्शन को जोड़े उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था। यानी Ka का जो वैल्यू होगा वो Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 के बराबर होगा। अर्थात मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻5, 10⁻�8, तो 10 का पावर -13, 13 के का वैल्यू ओवरऑल आएगा। अब H प्लस जो भी आ रहा है, HCl सारा, ये तुमको पता है 0.1, और H2S ना के बराबर डिसोसिएट करेगा, यानी जितना था उतना ही लगभग रह जाएगा। यानी कि H2S 0.1 था तो 0.1 ही रह गया। ये हमको पता नहीं है। अब इस रिएक्शन का K का वैल्यू तुमको पता है, Ka इट इज इक्वल टू 10 का पावर -13। कैसे लिखोगे? तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.1 का पावर 2 स्क्वायर, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 2 है। सल्फाइड आयन नहीं पता, यही तो पता करना है। इसका पावर 1, स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, और H2S का 0.1। तो यहाँ से सल्फाइड आयन की मोलरिटी आपको मिल गई बच्चे 10 का पावर -13। ये देखो कट जाएगा 0.1 से, तो 0.1 से डिवाइड करोगे तो 10 टू द पावर
-12 मोलर। ये आंसर आ जाएगा सल्फाइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, जो कि पूछा हुआ है जेईई मेंस में, अभी 2 साल पहले ही आया था। अब कह रहे हैं कि कभी-कभी होता है, ऐसे आज तक पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है, कि अगर एक मिक्सचर है ऑफ 2 मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स का, 2 वीक मोनोप्रोटिक वीक एसिड्स है और उसका पीएच का वैल्यू हमें निकालना है। जैसे मान लो C1 मोलर HA है, HA प्लस C2 मोलर HB है, दोनों वीक एसिड है। इसका K का वैल्यू Ka1 कह दो और इसका K का वैल्यू Ka2 कह दो। तो इसके लिए पीएच का जो वैल्यू आता है वो H प्लस के कंसंट्रेशन को निकाल लें तो आ जाएगा। तो H प्लस की जो मोलरिटी है वो कैलकुलेट करने पर, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, इसलिए सिंपली हम फार्मूला लिख रहे हैं जिसको याद कर लोगे। ये होता है Ka1 C1 प्लस Ka2 C2 का स्क्वायर रूट, और H प्लस मिल गया तो पीएच के लिए माइनस लॉग H प्लस करोगे तो आंसर आ जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि 2 वीक एसिड है, अलग अलग मान लो बाल्टी में पड़े हैं, अलग अलग सोल्यूशन है और कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो कैसे करेंगे? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 2 वीक एसिड्स। अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो 2 वीक बेस होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो 2 वीक एसिड होगी। अब देखो भाई, 2 बर्तन तुम्हारे पास है और एक में एसिड है HA और दूसरे में जो एसिड है वो HB है। कभी भी कंपेयर करते हैं तो दोनों की जो मोलरिटी रखते हैं वो सेम ही रखते हैं, यानी ये C मोलर है और इसकी भी जो मोलरिटी है वो C ही मोलर है। इसका K का वैल्यू K1 कह लो और HB का K का वैल्यू K2 कह लो। तो आपसे ये पूछेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, और जिसका ज्यादा है कितना गुना ज्यादा, ये भी पूछ सकता है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जिस सॉल्यूशन का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अर्थात पीएच कम होगा, जिसका H प्लस ज्यादा होगा उसका पीएच क्या होगा? कम होगा, पीएच कम होगा। जिस सॉल्यूशन का H प्लस ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिड के लिए H प्लस देखेंगे, बेस के लिए OH माइनस देखेंगे, OH माइनस जिसका ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट। तो यहां से भी H प्लस निकालोगे बच्चे। H प्लस का कंसंट्रेशन वीक एसिड के लिए क्या सिखाया था? K गुने C का स्क्वायर रूट। यहां से भी H प्लस निकालोगे, क्या सिखाया था? वीक एसिड के लिए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन K मल्टीप्लाई C का स्क्वायर रूट। दोनों निकाल लिया, जिसका H प्लस ज्यादा हुआ उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसको K1 कह दिया और इसको K2 कह दिया। तो हम देख सकते हैं
कि अगर ये H प्लस ज्यादा है तो इसका K का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो मान लो इफ Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2, तो अब ऐसी बात है Ka1C का स्क्वायर रूट ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में Ha जो होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। Ha हैज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, है कि नहीं। और यही यदि पीके का देखो, के जो लिखते हो और उसे पीके जो बनाते हो, तो के का वैल्यू यदि ज्यादा है तो पीके का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे अगर हम K1 का वैल्यू कह दे 10 टू द पावर -5, K2 का वैल्यू जो है 10 पर -8 है, तो K1 ज्यादा है, स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है। अब पीके का वैल्यू निकाल कर देखो, तो PKA1, पीके का वैल्यू PKA1 कह सकते हैं, ये 5 हो जाएगा। और इसका जो PKA2, पीके का वैल्यू इसको बोलते हैं, ये 8 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कम हो गया, यानी PKA1 का वैल्यू कम होगा। के का वैल्यू अगर ज्यादा है तो पीके का वैल्यू कम होगा, यानी जिसका पीके का वैल्यू कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, है कि नहीं। यानी के का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और पीके का वैल्यू कम होना चाहिए। अब कितना गुना ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। हाउ मेनी टाइम्स मोर है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसके लिए क्या करोगे कि H प्लस जो HA से आया वो K1 था, गुने C का स्क्वायर रूट था, डिवाइड, यानी H प्लस के कंसंट्रेशन का रेशियो ले लोगे, जिसका ज्यादा है ऊपर में और जिसका कम है नीचे में। तो C कैंसिल आउट होकर के ये K1 अपॉन K2 के स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। अब कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में जैसे वीक एसिड दिया है और वहां पर हमको के का वैल्यू चाहिए, लेकिन दिया हुआ है उसे कंजुगेट बेस जो है उसका केवी का वैल्यू, तो के का वैल्यू कैसे निकालें। तो एक रिलेशनशिप बता रहा हूँ, उसको बढ़िया से याद कर लेना। रिलेशन बिटवीन के एंड केबी ऑफ एसिड बेस कंजुगेट पेयर। देखो होता क्या है कि कोई एक वीक एसिड मान लो के है और उसका कंजुगेट बेस केबी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके के डब्ल्यू के बराबर होता है। और के डब्ल्यू का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं बाय डिफॉल्ट, जहां पर के वैल्यू 10 पर -14 के बराबर होता है। ये फार्मूला बढ़िया से याद कर लेना, कंठस्थ। जैसे के का वैल्यू एसिटिक एसिड का मल्टीप्लाइड बाय केबी का वैल्यू इसी के कंजुगेट बेस क्या होगा, एसिटेट आयन। इसका मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो 10 टू द पावर -14 के बराबर होगा। क्वेश्चन में केवी का वैल्यू एसिटेट आयन का दिया, हमें चाहिए था के एसिडिक एसिड का, तो इस फार्मूले से निकाल लेना। सिमिलरली अगर के दिया NH4 प्लस का, NH4 प्लस एसिड है, इसका कंजुगेट बेस जो होगा NH3 है, यानी बेसिकली एक बेस है NH3, उसका कंजुगेट एसिड NH4 प्लस है, तो बेस का Kb और उसका कंजुगेट एसिड का K, दोनों को मिला करके 10 पर -14 आएगा। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है कि नहीं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि पीएच बताओ भाई, पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, इसका वैल्यू कितना होगा।
क्वेश्चन में इसका के का वैल्यू नहीं दिया बल्कि केवी का वैल्यू दे दिया, गिवन ऐसे लिखा रहेगा, गिवन केवी का वैल्यू एसीटेट आयन के लिए 10⁻⁹ दिया हुआ है। आपको पता था कि यहां से H प्लस का जो मोलरिटी होता है वीक मोनोप्रोटिक एसिड का होता है Ka गुने C का स्क्वायर रूट, लेकिन क्वेश्चन में के एसिटिक एसिड का न देकर के उसके कंजुगेट बेस का के भी दे दिया। फिर क्या करोगे, दिए हुए के भी से हम लोग के निकाल लेंगे। हमें पता है कि के गुने उसी के कंजुगेट बेस का के भी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 10⁻⁴ होता है। तो यहाँ से के निकाल लो ना, 10⁻⁴ को डिवाइड कर दिया के भी जो कि दिया 10⁻⁹ तो आ जाएगा 10⁻⁵ है ना। तो अब आराम से कर सकते हैं। बहुत बच्चा क्या करता है कि जो के भी दिया उसी का वैल्यू पुट करता है के जगह पर, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया और हमें क्या चाहिए इसका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो के मिल गया 10⁻⁵ और C 0.1 है, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट 10⁻³ मोलर के बराबर, तो पीएच का वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगा। इसको बढ़िया से याद कर लेना।